हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गैलेक्सी एकेडमी। आप लोगों का गैलेक्सी एकेडमी में स्वागत है। मैं कहकशां आप लोगों के सामने फिर नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों, एक मिनट, रचनाकारों का सही अनुक्रम कीजिए। केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। बिहारी, केशवदास, घनानंद, मतीराम। फिर सी नंबर में है केशवदास, मतीराम, घनानंद, बिहारी। घनानंद, बिहारी, केशवदास, मतीराम। इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसमें ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। कौन सा सही होगा? ए नंबर। केशवदास का समय क्या है? 1555। केशवदास का समय क्या है? 1555। बिहारी का समय क्या है बताइए? 1595। मतीराम का समय क्या है? 1606, सॉरी 1604 है। ओके। घनानंद का समय क्या है? 1673। ठीक है। केशवदास का समय क्या है? 1555। बिहारी का समय 1595। मतीराम का समय है 1604। घनानंद का समय है 1673। क्लियर? क्लियर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये याद हो गया होगा। केशव का समय क्या है? फिर से रिवाइज करें। 1555। बिहारी का समय 1595। मतीराम का समय 1604। घनानंद का समय है 1673। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ए कांग्रेस पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी मुस्लिम पार्टी, डी जनसंघ पार्टी। इसमें से कौन सा सही होगा उत्तर? जिसका सही उत्तर होगा बी नंबर। यशपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वैसे भी व्यक्ति थे। कम्युनिस्ट यानी मार्क्सिस्ट। अच्छा, आप लोगों को पता है झूठा सच कब आया था? हम्म 15, सॉरी एक मिनट, 1958। ठीक है। यशपाल का समय क्या है? 1958। याद रहेगा आप लोगों को। और झूठा सच में ये जो कैरेक्टर है दौलत राम आजाद, आप लोग याद रखेंगे ये कैरेक्टर, ये यानी पात्र है। ठीक है। झूठा सच जो है वो किस प्रकार का उपन्यास है बताइए? वो एक सांप्रदायिक उपन्यास है। ठीक है। वो कैसा उपन्यास है? सांप्रदायिक। अच्छा, यशपाल की जब बात करते हैं तो ये प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास है। ये आप लोगों को तो बता ही चुके हैं। चलिए इनके कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में हम लोग थोड़ा जान जाते हैं। इनके अन्य प्रश्न क्या क्या है? दादा कामरेड देशद्रोही, दिव्या पार्टी कामरेड मनुष्य के रूप, अमिता झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैसे तो सारे इसमें अभी जितनी मैंने बताई है, जैसे कि दादा कामरेड हुआ, देशद्रोही हुआ, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, ये सारे, अमिता, मनुष्य के रूप, पार्टी कामरेड, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, ये सारे जितने हैं ये सारे आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे इसे विथ ईयर। ठीक है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावाद वादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? ए पंत,
बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इसमें कौन सा उत्तर होगा हमारा? तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। इसका उत्तर क्या होगा? महादेवी वर्मा। ठीक है, क्योंकि छायावाद की ये सर्वाधिक रहस्यवादी कवित्री है। ठीक है, और छायावाद किस पर बना हुआ है? तो छायावाद में 4 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर्स, जिसे 4 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चार स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और 4 स्तंभ इसमें कौन कौन से हैं? आप लोगों को कोई आइडिया? इसमें 4 स्तंभ जो हैं, आपके हो जाते हैं प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। वर्मा कौन? महादेवी वर्मा। निराला कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और पंत कौन? सुमित्रानंदन पंत। प्रसाद जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अच्छा, महादेवी वर्मा का जन्म क्या है? आप लोगों को पता है उनका जन्म समय? तो 1907 है। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म का समय क्या है? 1907। क्लियर? और एक चीज इसमें मुझे और भी आप लोगों को कुछ बताना है, बस वही महादेवी के से रिगार्डिंग मुझे बताना है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया एक, इसके अलावा इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी ठीक है, वीणा पानी कहा जाता है। अगर अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा हमारा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा कौन कौन से दर्शन से बिलोंग करती हैं? वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो बौद्ध दर्शन से। ठीक है, महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित हैं? बौद्ध दर्शन से। इन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना भी लिया था। और इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या? महादेवी वर्मा का इससे पहले वाले क्लास में मैंने महादेवी वर्मा के बारे में सब कुछ बताया था, फिर से मैं बता रही हूँ। इनके प्रिय इनके प्रिय प्रतीक थे दीपक और बादल। ठीक है, प्रिय प्रतीक क्या है इनके? दीपक और बादल है। ठीक है,
इनकी बहुत सारी कविताएं यही दीपक बादल के इर्द गिर्द घूमती हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए, ये तो लाइनिंग वाले प्रश्न हैं। क्या क्वेश्चन है? मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं इजाद करता हूँ गाली। ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति क्या है? इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सनी जाती है। सी नंबर, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। डी नंबर, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ठीक है। तो मैं बकता हूँ कविताएं इजाद करता हूँ गाली, ये आपका किस में जाएगा बताइए तो। मैं ही बताती हूँ आप लोगों को। श्रीकांत वर्मा। ठीक है। ठीक है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सनी जाती है, ये किसका है? धूमिल का है। ठीक है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, ये किसकी पंक्ति है? रघुवीर सहाय जी की। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा उत्तर होगा? देखिए, जो भी, ये सी नंबर। ठीक है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ठीक है। चलिए, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुकरण कीजिए। द्रौपदी, रति का कंगन, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। इसमें कौन सा सही होगा? सुरेंद्र वर्मा के नाटक का सही क्रम बताइए। सी नंबर होगा आपका, द्रौपदी, फिर आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। अब पूछेंगे कैसे होगा मैम? मैं आपको बता देती हूँ, जब मैम है तो फिर क्या डर। द्रौपदी का समय क्या है? आप लोग पहले ये जान लें, 1972। द्रौपदी का समय क्या है? 1972। ठीक है। आठवां सर्ग का समय क्या है? 1976। शकुंतला का समय क्या है? 1990। हो गया सीक्वेंस में। फिर रति का कंगन, ये अंतिम इनके है। ठीक है। वैसे अंतिम इनका क्या देहात है, जो 1993 में आता है। अच्छा, द्रौपदी के साथ साथ इनके और भी कई रचनाएं आई हैं, जैसे आपका हुआ सेतु बंध, नायक खलनायक विदूषक, ठीक है। ये इनके प्रश्न, ये इनकी मतलब है
ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी 75 में आती है, यानी 1975 में आठवां सर्ग, सॉरी आठवां सर्ग बोल रहे हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और आठवां सर्ग, ये दोनों ही 1975 में आता है। एक मिनट, मैंने 76, अच्छा ये बहुत जगह ना आपको 75 मिलेगा, आपको 76 मिलेगा, ठीक है। फिर छोटे सैयद बड़े सैयद आपको 1978 में है। एक दूनी एक 1987 है। शकुंतला की अंगूठी 90 है। फिर क्या देहात 1993 है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो 351 में है। किसमें है? 351 में, ठीक है। 343 में क्या है, बोलिए। तो राजभाषा और हिंदी देवनागरी लिपि। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। ठीक है। संघ की भाषा कैसी होनी चाहिए? राजभाषा हिंदी होनी चाहिए और लिपि देवनागरी होनी चाहिए। क्लियर। अब बात आती है 1948 की। तो 1948 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। और 1949 में क्या है, भाषा संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष कर दी है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। बी नंबर, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। इसमें विचार स्वतंत्र का अभाव है। इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसमें विचार स्वतंत्र का अभाव है। ठीक है। और इनके जो सही कथन क्या है, इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, ये ठीक है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधना, ये गांधीवाद के विचार है। ठीक है। इसमें विचार क्या नहीं है? विचार स्वतंत्र का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बाली का सपूत कपिकुल पुरुहूत रघुवीर जू को दुत धरी रूप विकराल को, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार का है? ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी सेनापति, डी मतीराम। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, सेनापति। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? सेनापति। सेनापति का है, बाली का सपूत कपि कुल पुरहुत रघुवीर जू को दुत धरी रूप विकराल को। क्लियर। केशव दास की है, कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैं आप लोगों को बताती हूँ। जत्पि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुभृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित। आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पीजी में पढ़े होंगे। भाषा न बोली न जान ही जिनके कुल के दास, राम को काम कहा रिपु जित ही कौन करबे रिपु जित ही कहा। अच्छा, तुलसीदास की बहुत सारी हैं पंक्तियां।
मैं आप लोगों को विनय पत्रिका से कुछ बताती हूँ। गोरख जगायो जोगु भक्ति भगायो लोगु, निगम नियोगते सो केली हो छर हो सो है, अबलु नसानी अब न नसै हो, केशव कही न जाई का कहिए। क्लियर। मतीराम की है, इनके एनटीए ने कई बार पूछा है, ये जितने मैंने बता रही हूँ ना, एनटीए ने कई बार पूछा है और उम्मीद है कि आगे भी पूछेगा। को किते को उपाय करो, कहु होत है आप पुने पीव पर आए, कुंदन को रंग फीको लागे, झलकी अति अंगन चारु बुराई, केली के रति अघानी नहीं, दिन ही में लला पुनी घात लगाई। ठीक है, चलिए, आप लोग तो बड़े समझदार हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, कली कौतुब के रचयिता कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। कौन सा इसमें? तो कली कौतुब के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इनकी अन्य कुछ रचनाएं जान लीजिए। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्तियां शतक, तृप्तियां, श्रृंगार विलास, हरगंगा। ये सब आपको याद करने होंगे, सीक्वेंस में पूछ सकता है, या तो फिर इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ जान लीजिए। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजय विजयनी, विजय वैजंती। उफ, ये प्रश्न तो कई बार पूछे जाते हैं और कई तरह से पूछे जाते हैं, पूछा भी है। नए जमाने की मुखरी, बंदर सभा, बसंत होली, विजय बल्लरी, जातीय संगीत। ये है आपके कुछ प्रश्न के उत्तर, और इसके साथ उसी से लगे आप लोगों को, जैसे वो होता है ना, गेट वन बाय वन गेट वन, लेकिन यहाँ बाय वन नहीं, मतलब एक क्वेश्चन पे कितने सारे उत्तर आप लोगों को मिल रहे हैं। चलिए, हमारा आज का लास्ट प्रश्न क्या है? हमारा लास्ट प्रश्न आज का, बच्चन सिंह सिहर सा गया है और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? अच्छा, फिर से पढ़िए इस पंक्ति को, क्योंकि ये उपन्यास वगैरह से है, कहानी से है। ठीक है, क्या है पंक्ति? बच्चन सिंह सिहर सा गया है और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुरई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्बंसिया। उसने कहा था, किसका है ये? तो राजा निर्बंसिया का है। ठीक है, किसका है ये? राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर, ओके। राजा निर्बंसिया के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। अच्छा, राजा निर्बंसिया आया कब है, मतलब प्रकाशन कब हुआ इनका, इसका? 1957। ठीक है, अच्छा, राजा निर्बंसिया के अलावा इनकी और भी कुछ कहानियां हैं जो आप लोग जान लीजिए। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक। आजादी मुबारक कब की है? 2002 की। कस्बे का आदमी कब का है? 1958। ठीक है, और खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973। ठीक है, चलिए, अब मैं आती हूँ, सिक्का बदल गया, ये किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की है। कृष्णा सोबती। ठीक है, अमृतसर आ गया की रचनाकार कौन है? भीष्म सानी।
उसने कहा था कि रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा, भीष्म साहनी की जब बात होती है तो इनकी और भी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, सिर्फ अमृतसर नहीं है, भाग्य रेखा भी है, पहला पार्ट, भटकती राख, पटरियां, वांगचू। ठीक है, और सिक्का बदल गया के अलावा कृष्णा सोबती की है, बादलों के घेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुछ, इन्होंने ज्यादा तो लिखा नहीं है, लेकिन जो लिखा है वो आप लोग सुनिए, जो तीन ही लिखे हैं इन्होंने, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। ठीक है, बुद्धू का कांटा का समय क्या? अच्छा, उसने कहा का समय क्या है? 1915। इनका 1915 है, एक 1914 है, और 1911 है। 1911 की रचनाएं क्या है? सुखमय जीवन। ठीक है, 1914 का क्या है? बुद्धू का कांटा। 1915 उसने कहा था। क्लियर? इसमें और कुछ पूछना है? कोई बात नहीं, नहीं पूछना है तो ये जितने मैंने कराए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार हर क्लास में कहती हूँ कि ये जितने मैं करा रही हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका प्रश्न बनता है और यहीं से बनेगा भी, और यहीं से आपका 60 to 65% मार्क्स उठेगा। जो बाद बाकी है, जो सिलेबस है, उससे आपका 40% या 35% ही, किसी साल 40, किसी साल 35% ही मार्क्स बनते हैं। क्लियर? इसलिए आप लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये ना सोचेंगे कि यहाँ सिर्फ अभी प्रश्न हो रहे हैं। ये प्रश्न ही आप लोगों को जीत का पहला सीढ़ी पार कराएगा। जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे, आप लोग ना कॉन्सेप्ट समझेंगे ना एनटीओ को समझेंगे। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं चला रही हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता है। बहुत जल्दी आप लोग अचीव करेंगे एनटीओ को। चलिए, मैं कहकर इसी के साथ विदा लेती हूँ आप लोगों से। आप लोग इसी तरह खुश रहेंगे, खुशियां बांटते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उनसे कहें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आप लोगों को दिक्कत है ना वो मुझसे कहें, ताकि मैं आप लोगों की दिक्कत को समझूं और उसे मैं दूर करूं। क्लियर? यस, उम्मीद करती हूँ आप लोग करेंगे। और और क्या बोलना था आप लोगों को? कुछ और भी बोलना था मुझे, खैर मुझे याद नहीं आ रही है क्या बोलना था। खैर कोई नहीं, आप लोग क्लास देखें, अच्छा लगेगा, कमेंट्स करें, और मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि पक्का यहाँ से फंसेगा, आप लोग निराश ना हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज करें यार, लाइक करें।